बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, इजराइल के ईरान पे किए गए हमले के नतीजे में रहबर आला की शहादत और उनके साथ साथ अली शमखानी वज़ीर दिफा और उसके साथ पासदारान इनकलाब के जो सरबराह थे मोहम्मद पाकपूर, उनकी शहादत और मजमूई तौर पे अमेरिका ये क्लेम करता है कि 46 रहनुमाओं को असैसिनेट किया गया। उसके बाद मशरक़ वस्ता की इस वक्त जो सूरत हाल है वो किस नहज तक पहुंचेगी। अभी तक के जो हमले जवाबी तौर पे ईरान की तरफ से किए गए हैं, जिसमें अमरीकी असासाजात जो खत्ते के अंदर मौजूद हैं उनको निशाना बनाया गया है, इसकी वजूहात क्या हैं और आने वाले दिनों के अंदर ये ऊंट किस करवट बैठेगा। इस शहादत के बाद जो मातम, जो सोग इस वक्त ईरान के अंदर बपा है, अवामी राय वहां पर क्या है, किस हद तक अमरीका अपने मतलूबा अहदाफ हासिल कर सका है और उसके नतीजे में अजाइम जो है वो ईरान के किस हद तक मजबूत हो चुके हैं। नए उबूरी जो सुप्रीम लीडर हैं, जो अभी मंजर आम के ऊपर आए और जिनके बारे में अवामी आरा जो है वो पहले से जो मौजूद थी, वो किस हद तक मुसद्दिका हैं और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर उनकी शख्सियत को किस तरह लिया जाएगा। पासदाराने इनकलाब के नए सरबराह जो है वो कौन होंगे, अंदरूनी तौर पे तंजीमी जो ढांचा है वो किस हद तक मुतासिर हुआ है और आने वाले दिनों में इकदाम क्या किए जाएंगे। ये जो बुनियादी तौर पे पहला हमला था वो किसकी मुखबरी से हुआ, अब तक की इत्तलात क्या है, इस सारे मंजरनामे के ऊपर बात की जाएगी। हमें ईरान से ज्वाइन किया है मारूफ सहाफ़ी जॉन हुसैन ने। जॉन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जॉन, मेरा सबसे पहला सवाल ये जो मुख्तलिफ अजहान के अंदर उभरा है और मुख्तलिफ लोग उसका जवाब ढूंढने के मुतलाशी हैं और मुतजाद आवाज़ें आ रही हैं, सबसे पहले ये बताइए कि जिस जगह पर रहबर आला सुप्रीम लीडर मौजूद थे और उनके हमरा, उनके रुफका मौजूद थे, वो अजहान मौजूद थे जो ईरान को चलाते थे, ईरान के अजाइम की पुख्तगी का इस्तारा समझे जाते थे, वो जो निशाना बने हैं, कौन सी मुसद्दिका इत्तला के जरिए वो निशाना बने हैं, वजूहात उसकी क्या मंजर आम पे आ सकी हैं और जो मुखबर 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 अब बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर गर्दिश करने लग पड़ा है कि कोई ऐसा एक मुखबर था जिसकी वजह से वो इत्तला पहुंची और फिर कोई एक था जिसने तस्वीर बना के बेंजामिन नेतन्याहू को या डोनाल्ड ट्रंप को इरसाल की है, वो कौन था और इसमें मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कितनी है? देखें, सबसे पहले स्टार्ट करूंगी जो इलीगल बुज़दिलाना जो हमला किया है अमेरिका ने, और उसने एक मिसाल कायम कर दी है कि किसी बातचीत की कोई वैल्यू नहीं है, किसी के हेड ऑफ स्टेट की कोई वैल्यू नहीं है। जिस मुल्क में चाहेंगे वो अटैक करेंगे और माइट इज राइट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो फर्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम के रिस्पॉन्स के उसमें जुमरे में देखें तो अमेरिका यही चाहता था कि लोग बाहर आएं और ट्रंप ने कहा कि बाहर आओ, तो उन्होंने देख लिया आज आवाम का रिस्पॉन्स देख के कि कैसे लोग बाहर आए हैं। सुबह हम लोग को खबर आती है कि आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो चुके हैं, उससे पहले तक कंफर्मेशन आ रही थी फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी। राक्ची साहब ने भी कहा कि ही इज सेफ, ही इज अलाइव एंड वेल। रिश्तेदारों ने भी कहा कि वो सही हैं, ठीक हैं। तो हमें भी लग रहा था, सबको लग रहा था ईरान में कि ही इज सेफ, लेकिन ऐसा नहीं है। बहरहाल जो अमेरिका अचीव करना चाह रहा था वो तो उसने अचीव नहीं किया। भले उसने आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया, रिजीम चेंज कोट अनकोट अभी भी नहीं हुआ ईरान के अंदर और ना हो सकता है मेरी नज़र में। ये जो मुखबर की आप बात कर रहे हैं, देखें ये जो जाहिर सी बात है, ईरान की इंटेलिजेंस कमज़ोर है, वीक है और ज़रूर इसके अंदर इंटेलिजेंस फेलियर है। लोग कहते हैं जी नहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो है, लेकिन आयतुल्लाह खामनाई जो है वो बंकर में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि खबरें आ रही थी ना कि बंकर में हैं या रशिया चले गए हैं और वो तो भाग गए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो बंकर में नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी अमानत है अल्लाह के लिए और होना होगा तो कुछ हो जाएगा, मुझे कोई इसमें कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की। तो बहरहाल लेकिन ये कोई इसमें वो तो नहीं है, दो राय नहीं है कि फेलियर ज़रूर है और कोई ना कोई मुखबिर ज़रूर है जो जिसने हाई लेवल पे ये काम किया है। और जो डिसइंफॉर्मेशन की बात आती है वहां पे अगर हम लोग बात करें तो जो पिक्चर है वो अभी तक वेरीफाइड नहीं है कि वो सही है, असली है या नहीं है, एआई है, क्या है। तो डिसइंफॉर्मेशन तो कॉमन है, मेजर न्यूज सोर्सेज वेस्टर्न मीडिया के डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, पहले भी फैला चुके हैं। 1953 में बीबीसी ने पूरा एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाया था। रशिया में अभी जब जाने की बातें हो रही थी तब उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई। तो मिस इन्फॉर्मेशन तो बहरहाल मौजूद है, लेकिन अभी किस तरीके से ये जो हमला उन्होंने किया है, एक बुजुर्ग आदमी जो ग्लोबल पावर्स की बदमाशी के साथ जो लड़ रहा था उसको हमला करके उनको शहीद करके, तो उसका रिस्पांस इनको कम नहीं होगा, अब रिस्पांस बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू द ईरानियंस। अच्छा, ये बताइए कि जब ये हमला हुआ, क्या हम ये कह सकते हैं कि नजरें हटाने के लिए एक स्कूल के ऊपर हमला किया गया, तमाम तवज्जो वहां पर मबजूल करवाई गई और फिर यहां पे हमला हुआ? दूसरी, आपने ये बात की कि वो बंकर के अंदर मौजूद नहीं थे। वेस्टर्न मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि बंकर के ऊपर 30 बॉम्ब्स गिराए गए।
तो वो 30 बॉम्ब्स कहां पे गिराए गए? बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ये कहा। हमें इतला ये थी कि 7 मिसाइल उसके अतराफ में गिरे हैं। असल इत्तला अब तक की क्या है? और फिर जब इब्तदाई तौर पे रेस्क्यू अमला वहां पर पहुंचा तो उनमें कौन अफराद शुमार थे जिनकी तरफ से वो तस्वीर बनाई गई होगी? क्योंकि अगर तो मुखबर था तो मुखबर साथ में तो मौजूद नहीं होगा, तो बाहर का कोई आदमी होगा या कि कोई आला सतही होगा। बहुत सी बातें ये भी चल रही हैं कि मुखबरी जो है वो करने वाला साथ मौजूद नहीं हो सकता, लेकिन कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऐसा हो सकता है जो मुखबरी के लिए छोड़ा गया होगा। मोबाइल फोन के हवाले से इतलात ये हैं कि कुछ दिनों पहले से ये तमाम तर चीजें उनके अतराफ पे भी जो लोग हैं वो इस्तेमाल करना छोड़ चुके थे। तो इस ज़िमन के अंदर इबहाम क्या है और क्लैरिटी क्या है? देखिए, अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि आयतुल्लाह खामनेई को शहीद कब किया गया है। मेरी इत्तलात के मुताबिक पहला जो हमला हुआ था, पहला ही हमला आयतुल्लाह खामनेई के घर पे हुआ था और उसी में वो शहीद हुए थे। ये इन्फॉर्मेशन विथहोल्ड की गई है मेरी इत्तलात के मुताबिक। हो सकता है गलत हो। बाद में ये भी बातें आ रही थी कि वो वॉर रूम में मौजूद हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हो सकता है वॉर रूम के अंदर अटैक किया हो, लेकिन इसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है। मेरे ख्याल में जिस तरीके से यहाँ पे हुआ है, ये चीज़ जो हुई है, उसके अंदर कोई जीरो चांस है कि वो किसी बंकर के अंदर हो या वो इतना आसान नहीं है। जब वो मिसाइल साइलोस को, जो अंडरग्राउंड मिसाइल्स हैं, उनको नहीं डिस्ट्रॉय कर पा रहे अपने म्यूनिशन से, तो वो आयतुल्लाह खामनेई को जिस बंकर में अगर रखा होता तो वो डीप बंकर होता और यूएस की कोई भी म्यूनिशन नहीं है वो 5 फीट पेनिट्रेट कर सके जमीन अंदर। जो कि GBU-57 है, जो सबसे ज्यादा मजबूत उनका वॉरहेड है, वो भी 200 मीटर तक ही जा सकता है। और फोर्थ के अंदर भी उन्होंने कहा था कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर बाद में रिपोर्ट्स आई कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, ना ही हो सकती है इस स्टेज के ऊपर। वो तो वेरिफिकेशन जब आएगी तब पता चलेगा। और रेस्क्यू से मुतालिक देखिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक 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 वो भी इंफॉर्मेशन ये भी आई है बीच में कि उनके कोई ऑफिस का बंदा था जिसने ये रेकी की और ये सारी बातें हुई, बट उसके अंदर भी कोई सब्सटेंस मुझे नजर नहीं आया अभी तक। सो ओनली टाइम विल टेल कि क्लैरिटी क्या है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इन सारे मामलात में बहुत ज्यादा है। आज सुबह यासिन, मैं सुबह निकला था, वीडियो मैंने लाइव फेसबुक पे बनाई, जो जिस तरीके से लोग बाहर निकले हुए थे। और वेस्टर्न मीडिया अभी तक जो है वो 4-5 आवाजें जो बिल्डिंगों से लोग लगा रहे हैं उनके ऊपर फोकस करके स्पॉटलाइट में लाके उनको प्रोपोगेट कर रहा है, उसको लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर है और कोई भी चीज क्लैरिटी के साथ अभी तक सामने नहीं आ पाई है। वक्त इसको और चाहिए इस चीज को एसरटेन करने के लिए। अच्छा, एक बुनियादी सवाल ये है कि जब इब्तदाई तौर पे आयतुल्लाह अली खामनेई के हवाले से खबरें नहीं थीं और उस वक्त खबरें ये थीं कि सदर को निशाना बनाया गया है और सदर को निशाना बनाने के साथ साथ बड़े दिमागों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, क्लैरिटी उसमें नहीं थी। आपको याद होगा कि अब ये इसकी तस्दीक तो आप कर सकते हैं कि जवाबी हमला जो है वो रहबर आला के हुक्मनामे के बाद किया जाएगा। तमाम अहदाफ लॉक कर लिए गए, उससे कुछ देर बाद जवाबी हमले कर दिए जाते हैं खित्ते में मौजूद तमाम अमेरिकन एयर बेसिस के ऊपर। तो सवाल यह है कि ये कौन सी कमांड थी जिसमें ना डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे, ना मोहम्मद पाकपुर मौजूद थे, ना अली शमखानी मौजूद थे, ना आयतुल्लाह की तरफ से कोई हुक्मनामा जारी किया गया? तो फिर नीचे चेन ऑफ कमांड कौन मौजूद था जिसने ये फैसला किया कि जवाबी हमला इस तरीके से किया जाएगा और उसकी तैयारी पहले से? बहुत अच्छा सवाल है। और पिज़िशकियान साहब के बारे में भी बोल रहे थे कि पिज़िशकियान साहब भी शहीद हो चुके हैं, जबकि वो नहीं हुए, हमने सबने देखा। और जहां तक बात रही फैसले की, देखें ईरान किसी पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं चलता। ये सिस्टम बड़ा लेयर्ड सिस्टम है, बिल्कुल अहदाफ सेट किए हैं और आई एम श्योर पहले से डिसाइडेड होगा कि अगर हमला होता है तो किस तरीके से रिस्पॉन्स होगा, कौन सा रिस्पॉन्स होगा। टारगेट सेट हुए थे, मैंने पहले भी कहा था कि ट्रिगर पे फिंगर है। एंड दुबई का मैंने एग्जांपल दिया था कि मिसाइल आएगी तो क्या होगा वहां पे। तो बिल्कुल ये कमांड की बात नहीं है कि कमांड कौन होगी। 12 रोज की जंग में भी असम्पशन थी कि ईरान में अगर ये लीडर्स को उड़ा देंगे, IRGC की लीडरशिप को उड़ा देंगे तो हमले खत्म हो जाएंगे, ईरान हमले नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी हमने देखा कि 12 रोजा जंग में जब ये सब हुआ, पहले ही दिन लीडरशिप को उड़ा दिया, उसके बाद हमले और ज्यादा शिद्दत पकड़ना शुरू हो गया। तो ये पर्सनैलिटी के ऊपर चीजें नहीं चलती, ये पूरा लेयर्ड सिस्टम है जिसमें फैसले सिस्टम के हिसाब से होते हैं, किसी एक फर्द के हिसाब से नहीं होते। ऑल्दो फाइनल डिसीजन बिल्कुल सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के पास होता है, लेकिन कंटिजेंसी भी साथ साथ होती है, प्लानिंग होती है कि अगर नहीं होंगे वो तो क्या होगा उस सूरत में। अच्छा, ये बताइए कि अब आने वाले दिनों के अंदर अली रजा एहराफी जो है, जिन्हें अबूरी सुप्रीम लीडर नामजद किया गया है, बहुत सारी बातें जो थीं अली लारेजानी के हवाले से भी थीं, लेकिन उसूल फ़िक़्ह की तालीम हासिल करना, फ़लसफ़े की करना, कलाम की करना, बड़े मदारिस की सरबराही करना, फिर बड़े असातिज़ा से पढ़े होना और फ़िक़ही मसाइल के ऊपर दस्तरस रखना, फिर फ़तवे जारी करने की सलाहियत रखना,
हमारे नज़दीक तो एक आयतुल्ला का मनसब ये है और ये यही निज़ाम है जिसे आइन के अंदर शायद ईरान में दर्ज किया गया है। तो अली लारेजानी की आवाज़ पहले क्यों उठी, उनकी तरफ तवज्जो क्यों मबजूल करवाई गई, और फिर अली रजा एराफी की जो नामजदगी है उसकी बुनियादी वजह क्या दिखाई देती? देखें, जो अली लारजानी साहब हैं वो बहुत पावरफुल फिगर हैं ईरान के अंदर। वो ना सिर्फ आयतुल्लाह खुमैनी के साथ, आयतुल्लाह खामना के साथ क्लोजली लिंक्ड हैं, बल्कि वो दामाद हैं शहीद मुतहरी के, मुर्तज़ा मुतहरी, रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी के और रेवोल्यूशन के वन ऑफ द पायनियर्स हैं। हम्म। उनके वो दामाद हैं। उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है चीजों के अंदर, और इसीलिए उनके बारे में जो है वो आवाजें दी जा रही थी कि उन जैसी मजबूत शख्सियत जो है वो कमांड लेगी, क्योंकि बहुत सारे फैसले वो करते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर। हम्म। लेकिन जैसा कि आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट नहीं होती। देखें, ईरान के अंदर अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है अराफी साहब का, आयतुल्लाह अराफी का हम्म। जो लीडरशिप का, सुप्रीम लीडर बनने का। वो तो सिर्फ एक लीडरशिप काउंसिल के, इंटरिम लीडरशिप काउंसिल के मेंबर हैं, क्योंकि वो हम्म। गार्डियन काउंसिल से उनको लिया गया। मोहसिन रजाई हेड ऑफ जुडिशरी हैं, उनको लिया गया, और हम्म। प्रेसिडेंट पेजेश्कियान है। इन तीनों पर मुश्तमिल एक इंटरिम काउंसिल जो चला रही है चीजों को इन द एब्सेंस ऑफ द सुप्रीम लीडर। ईरान कोई डिक्टेटरशिप या कोई मोनार्की नहीं है कि सक्सेशन के मतलब वो नामजद करेंगे और दूसरा बंदा बन जाएगा, या जो है वो वल्दियत के ऊपर इसका सिस्टम चले। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स अल्टीमेटली डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट सुप्रीम लीडर कौन होंगे, और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स खुद से भी इलेक्टेड होती है। तो इसका फैसला कि सुप्रीम लीडर कौन होंगे, ये सिर्फ असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ही डिटरमिन कर सकती है। जॉन, ये बताइए कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर अमेरिका तो ये क्लेम कर रहा है कि 46 रहनुमाओं की शहादत हो चुकी है। ईरानी ज़राए अब तक क्या बताते हैं, क्योंकि 46 का फिगर बहुत बड़ा है। तो ईरानी ज़राए सरकारी तौर के ऊपर क्या क्लेम कर रहे हैं कि कितने अफराद की या कितने रहनुमाओं की शहादत हुई? देखें, इसके अंदर जो 46 अफराद की जो बात की यूनाइटेड स्टेट्स ने, वो आई डोंट नो उसके अंदर कितनी सच्चाई है, लेकिन जो ईरान की तरफ से जो तस्दीक की गई है जिन शहादतों की, और वो किसी एक हमले के अंदर नहीं बल्कि जनरली उन्होंने तस्दीक की है कि किन किन को शहीद किया गया है। हम्म। अली शाम खानी को शहीद किया गया है, साथ ही साथ पाकपुर जो चीफ कमांडर हैं आईआरजीसी के, उनको शहीद किया गया है। उसके साथ साथ इंटेलिजेंस के जो हेड हैं उनको शहीद किया गया है। बाकी काफी ऐसे लोग हैं जूनियर लेवल पे जिनको शहीद किया गया है। उसके साथ साथ आयतुल्लाह खामनाई के जो घर वाले हैं, उनकी बहू, उनके उनकी बेटी, उनका दामाद, उनके उनके जो बच्चे हैं, उनको शहीद किया गया है। तो तस्दीक इस चीज के ऊपर जरूर है कि कुछ लीडर्स जो हैं वो शहीद हुए हैं। लेकिन जो नंबर जो बता रहा था वेस्टर्न मीडिया प्राइमरीली, के पेज़ेश्कियान साहब को भी शहीद कर दिया गया फॉर एग्जांपल, या लारजानी साहब की भी बात हो रही थी, तो ऐसा जो है वो नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो ये शहादतें हुई हैं, ये किसी एक हमले के दौरान नहीं हुई, आप ये कह रहे हैं, या फिर इसकी तस्दीक ईरानी ज़राए नहीं कर रहे? यानी बहुत सारे लोग जो बातें कर रहे हैं कि क्या ये सब के सब एक ही मकाम के ऊपर मौजूद थे, क्या उनके हिसार में मौजूद थे? तो इसका मतलब क्या हम ये ले सकते हैं कि अगर वो वॉर रूम के अंदर नहीं थे तो फिर सब अपनी अपनी जगहों के ऊपर थे और सबको अलग अलग टारगेट किया गया? मेरे ख्याल में जो बहू का, दामाद का और इनके घर वाले, आयतुल्लाह खामनाई के एक बेटे और उनके जो जिनका शहादत का वो है, वो आयतुल्लाह खामनाई के साथ ही जब वो घर में थे तब हम्म। उनकी शहादत हुई। हम्म। और काफी काफी लोगों से मैंने बात पूछी है, उन्होंने कंफर्म की, बट टाइम विल टेल अगेन। और दूसरे जो अली शाम खानी है, उनको अलग से टारगेट किया गया। इंटेलिजेंस के जो हेड हैं, वो इंटेलिजेंस मीटिंग में थे, उनके साथ 4 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। हम्म। उनके जब कॉम्प्लेक्स को हिट किया गया तब। अच्छा, तो ये बताइएगा कि साबिक सदर अहमदी नैयाद के हवाले से इस वक्त रूमर्स हैं, क्या उनके हवाले से कोई मुसद्दिका इत्तला मौजूद है? देखें, 50-50 है। मैं आपको सच बताऊंगा, अहमदी निजात साहब की जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है उसके ऊपर कोई तस्दीक जो है वो नहीं हुई है मुस्बत, कि वो इस वक्त जिंदा हैं या नहीं है। तो इट इज 50-50। हो सकता है कि वो शहीद हो चुके हों इस इंसिडेंट के दौरान। अहमदी नैयाद साहब के मामूलात इन दिनों में क्या थे, क्योंकि ना तो वो खबरों की जीनत थे, ना कोई बड़े पैमाने पे किसी बड़े इवेंट पे दिखाई दिए, तो क्या उनके मामूलात अभी भी हुकूमती मामूलात से मुंसलिक थे?
नहीं जी, वो हुकूमती मुकाबलात से मुंसलिक नहीं थे। इनफैक्ट उनके तो रिजर्वेशंस थे हुकूमत के साथ, क्योंकि उनको थर्ड टर्म में आना था। उन्होंने नॉमिनेशन फाइल की थी और उनकी नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि ईरानी जो है वो टू टर्म प्रेसिडेंशियल जो टर्म्स हैं उसके अंदर मानते हैं। तो उनको तो उल्टा रिजर्वेशंस थे और वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हुए आए। लेकिन वो क्योंकि निज़ाम के साथ थे, वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, अहमदीनेजाद जो है वो आइडियोलॉजिकल फिगर हैं, निज़ाम के साथ हैं। तो इसलिए हो सकता है कि उनको टारगेट किया गया हो, ताकि ईरान के अंदर कोई स्पेस ना बचे। वो जो प्रोजेक्ट कोट एंड कोट रिजीम चेंज है, उसके अंदर बाद में कोई स्पेस ना बचे किसी भी दूसरे बंदे का, कि वो जो है वो ये जो पोजीशंस हैं उनको फुलफिल कर सके। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अब की बार जो जवाबी हमले किए गए हैं, उन जवाबी हमलों में हमने ये देखा कि इसराइल को टारगेट करने से ज्यादा खत्ते में मौजूद अमेरिकन एयर बेसिस को ज्यादा टारगेट किया गया। 12 रोजा जंग में हमने ये देखा कि स्वाम भेजा गया था जिसमें ड्रोन्स थे, कम बुलंदी पे उड़ने वाले या ज्यादा बुलंदी पे उड़ने वाले, कम रफ्तार से उड़ने वाले, मिसाइल्स मौजूद थे ज्यादा रफ्तार से चलने वाले, ताकि आयरन डॉम, डेविड स्लिंग और एरो 1, 2, 3 के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा सके। लेकिन अब की बार इसराइल का मंजरनामा किसी हद तक कम दिखाई दिया और मशरक़ वस्ता में अरब ममालिक के अंदर मौजूद एयर बेसिस को निशाना ज्यादा बनाया गया। तो अब की बार स्ट्रेटजी में तब्दीली किन बुनियादी वजूहात पे थी? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इस दफा का जो अटैक है वो प्राइमरीली अमेरिका कर रहा है। पिछली दफा जो अटैक किया था वो इसराइल ने किया था। तो जंग अब खुली अमेरिका के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है। और मजे की मैं आपको एक बात बताऊं जो मेरी तफसीलात हैं उसके हवाले से, ये जो बेड़ी बेड़ा इब्राहिम लिंकन आया, उसने सिर्फ पहला अटैक किया टॉमहॉक मिसाइल्स का, फिर वो चला गया 2000 किलोमीटर दूर। और फिर जितने भी अटैक्स हुए और जितनी भी फैसिलिटेशन हुई वो इन मिडल ईस्ट के जो बेसिस हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, सारे बेसिस को टारगेट नहीं किया जा रहा। आप ये इंटरेस्टिंग बात नोट करें, तुर्की में भी बेसिस हैं और अजरबैजान में भी बेसिस हैं, लेकिन उनको टारगेट नहीं किया जा रहा। तो सिर्फ उन बेसिस को टारगेट किया जा रहा है और सख्ती से उन बेसिस को टारगेट किया जा रहा है जिनके साथ प्राइमरी रोल था। आप या नोटिस करें, यहाँ से कुछ दिन पहले एक बहुत मैसिव इंक्रीज हुआ था एयर फाइटर्स का। F-35 जो थे वो लैंड हुए थे बहरेन के अंदर, यूएई के अंदर, कतर के अंदर भी जो है वो इंस्ट्रूमेंट स्ट्रैटो टैंकर्स लाए गए थे, ग्राउलर्स लाए गए थे, E-18 जो सेंट्रीज हैं वो लाई गई थी। तो ईरान का जो अफसोसनाक जो ईरान को रिजर्वेशंस हैं बहुत शदीद, वो ये हैं कि ये मुल्क जो गल्फ कंट्रीज कह रही थी कि हमारा एयर स्पेस या हमारी नेवल बाउंड्री या हमारा कोई रिसोर्स सपोर्ट यूज नहीं होगा अमेरिका के लिए, उन्होंने जो है वो वादा खिलाफी की और वहां से सपोर्ट सारा, वहां से मूवमेंट आई। और कुछ तो डायरेक्टली इसराइल के दोस्त हैं, यूएई और जॉर्डन जैसे मुल्क डायरेक्टली इसराइल के दोस्त हैं, और कुछ तो इनडायरेक्टली पसे पर्दा जो है वो इसराइल के साथ देते हैं। और सबको पता है कि ये जो अरब ममालिक हैं इनके इन्होंने अड्डे दिए हैं अमेरिकन को। किस वजह से दिए हैं? जाहिर सी वजह यही है कि ईरान के ऊपर हमले किए जाए तो ईरान उनको एज लेजिटिमेट टारगेट देखता है। ईरानी मिसाइल्स, ऐसा तो नहीं है कि ईरान अपने मिसाइल्स जो है वो अमेरिका भेज सकता है। तो वो इन्हीं सारे 30 से 40 हजार जो सोल्जर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जो इस रीजन के अंदर बैठे हुए हैं, ईरान के पास कोई और चॉइस नहीं है कि वो उनके अलावा किसी को टारगेट करे, और लेजिटिमेटली कर रहा है। क्योंकि ये मुल्क, ओमान का आपने देखा कि ओमान के ऊपर अटैक नहीं किया ईरान ने। ये मुल्क जिनके ऊपर अटैक कर रहा है ईरान, इनके बेसिस के अंदर अटैक कर रहा है। इनकी अलग से जो बनी हुई हाउसिंग फैसिलिटीज हैं ये अमेरिकन सोल्जर्स की जो सिविलियन एरिया से दूर हैं उनके ऊपर टारगेट कर रहा है। तो बिल्कुल ईरान तो कहता है कि भाई इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर अस। मेरा फिर एक सवाल है जी कि ये जो अटैक्स जी किए गए रियाद के अंदर, कतर के अंदर, बहरीन के अंदर, यूएई के अंदर, इन सब में एक चीज तो मुश्तरक थी कि जहां पे एयर बेसिस मौजूद थे उन्हीं जगहों के ऊपर अटैक किए गए। लेकिन यूएई का जो मंजरनामा है वो किसी हद तक मुख्तलिफ दिखाई देता है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है वो इत्तला का सामने आना, फिर जमीरा की इत्तला का सामने आना, तो वहां पे उन इलाकों के अलावा दूसरे इलाकों को जो टारगेट किया गया है उसकी बुनियादी वजह क्या है? ज्यादा गुस्सा यूएई पे दिखाई दे रहा है, उसके पीछे के मुहर्रिकात क्या है? CIA की फैसिलिटीज हैं, जुमेरा के अंदर भी है, एयरपोर्ट में भी फैसिलिटी है, जो सारी चीजें, पूरा सिक्योरिटी सिस्टम यूएई का CIA चलाती है। और जाहिर सी बात है वो तो सबसे ज्यादा जो इसमें किरदार अदा किया है माशाल्लाह हमारे दोस्त ममालिक यूएई ने किया है, जिसमें उन्होंने हमले हमले को फैसिलिटेट किया है यूएस के। तो यूएई को सबसे ज्यादा निशाना इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यूएई और बहरीन ये दो मुल्क हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा, जो एब्राहम लिंकन है और फिफ्थ फ्लीट है उसको सपोर्ट सारा बहरीन कर रहा था, और जितने भी F-35 और स्ट्रैटो टैंकर्स रिफ्यूलर्स थे उसको दुबई से, यूएई से ऑपरेट किया जा रहा था। और जितने भी रिकॉनेसेंस का, आपको याद होगा अभी $1.1 बिलियन का सिस्टम
कतर के अल उदैद बेस के अंदर जो है वो उड़ाया ईरानियों ने, जिसकी 5,000 किलोमीटर की रेंज थी। वो अर्ली वार्निंग सिस्टम था। तो ये सारे मुल्कों को अटैक करने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि यही मुल्क थे जिनसे हमले हो रहे थे, वरना बेसिस तो और भी जगहों पे हैं यासिर साहब। नेटो के बेसिस हैं, अमेरिका के बेसिस हैं, टर्की के अंदर भी, अजरबैजान के अंदर भी। लेकिन वो उन मुल्कों ने जो बोला कि हम नहीं सपोर्ट करने देंगे, तो वो दे स्टूड फर्म ऑन इट। वो उन्होंने सपोर्ट नहीं करने दिया अमेरिका को, और इसीलिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर दिया। क्योंकि अगर ये मुल्क सपोर्ट कर सकते हैं अमेरिका को ईरान के अटैक के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है ईरान भी अपनी जो मैरीटाइम बाउंड्री है, जिसके अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चोक पॉइंट है, उसको बंद कर सकता है। अच्छा, अभी जो ईरान ने कहा कि इसका सख्त जवाब लिया जाएगा, ईरान ने यह भी कहा कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, हम भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आपने खुद बात की है। एक ऑयल टैंकर के ऊपर हमले की इतला भी थी, किसी के हमले को भी जो है वो हिरासत में लिया गया। क्या कैपेसिटी ईरान अपनी मजीद बढ़ाएगा और इंटेंसिटी के अंदर इजाफा करेगा, और हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिन इस जंग में शिद्दत लाने वाले होंगे? और अगर शिद्दत आती है तो क्या सिर्फ इन्हीं अमेरिकन एयर बेसिस के ऊपर ही अहदाफ को फिर से निशाना बनाया जाएगा, या अब की बार रेंज जो है वो बढ़ा के इजराइल के ऊपर बमबारी जो है वो ज्यादा की जाएगी? हाँ, इक्का दुक्का तो हमें मालूम पड़ा और वहां पे नुकसान भी हुआ, उसका दायरा कार किस हद तक वसी होना? देखें, इसराइल की जहां तक बात रही, इसराइल के अंदर शदीद बमबारी हो रही है। वो दिखा नहीं रहे। पिछली दफा भी एसोसिएटेड प्रेस के कैमरास उखाड़ के ले गए थे वो, तो वो दिखा नहीं रहे, वो बता नहीं रहे कि क्या डैमेज हो रहा है। दुबई और सारे दूसरे मुल्क जो एरियाज हैं, उनका तो हमें डैमेज सामने नजर आता है ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वहां पे नहीं थी इतनी, तो कंट्रोल भी वहां पे इतना नहीं है इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि लोग अभी भी मौजूद हैं जो शेयर कर रहे हैं चीजें। तो जो ईरान कर रहा है यासिर साहब, वो भी मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है कि आपने 5-6 मुल्कों को एक साथ एंगेज किया हुआ उनके बेसिस में। इसराइल के साथ आप लड़ रहे हैं डायरेक्टली, और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी हमला किया ईरान ने। 6 बैलिस्टिक मिसाइल, 4 से 6 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किए हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, और उसके ऊपर भी इंटेंसिटी अभी ज्यादा होगी अटैक्स की डायरेक्टली एयरक्राफ्ट कैरियर, जबकि दूर खड़ा हुआ है। तो जाहिर है ड्रोन्स का स्वॉर्म और शिप्स और मिनी सबमरीन्स का इफेक्टिवनेस वहां तक कम है, शैलो वाटर्स में ज्यादा है अगर वो करीब आए तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिद्दत कोई कम है, अभी भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और इससे ज्यादा होगी। ईरान अपनी जो कार्ड्स हैं उनको अभी पूरा नहीं दिखा रहा है। एक साथ तो अटैक नहीं करेगा। पहले दिन उन्होंने कहा कि हमने जो हमारा जो पुराना स्टॉक फाइल था वो यूज किया है, तो अब देखें क्या होता है आगे जाके। अच्छा, ये बताइए कि अमेरिका की तरफ से खदशात क्या हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अगर मामला रुक गया तो ठीक, बसूरत दीगर अगर हमला ईरान ने दोबारा किया तो उस पर ऐसे हमले किए जाएंगे जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। तो अब क्या अभी भी समझते हैं ये प्रेशर टैक्टिक है, नफ्सियाती दबाव बढ़ाने का एक हरबा है, या फिर आप ये समझते हैं कि जितना बड़ा नुकसान हो चुका उसके बाद इन नुकसानात के हवाले से अलार्मिंग सिचुएशन मजीद ऊपर जाएगी? डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है कि हमला किया? तो भाई हमला तो अभी भी चल रहा है। अभी रिपोर्ट आई है कि यूएस सोल्जर्स जो हैं वो मरे हैं वहां पे। तो हमला करेगा नहीं, ईरान तो हमला कर रहा है, और आईआरजीसी ने बोल दिया है, और यहाँ पे कमांडर्स ने बोल दिया है कि हमला नहीं रुकेगा, इट विल बी अनइंटरप्टेड। तो ट्रंप अभी, जाहिर है जो एक्सपेक्टेशन थी ट्रंप की, उनको लग रहा था कि हम अटैक करेंगे तो डिसीजन मेकिंग, जैसा कि आपने बड़ा ब्यूटीफुली पुट डाउन किया, कि डिसीजन मेकिंग जो है वो डिसरप्ट होगी, कोई अटैक नहीं होगा, रिटेलिएशन नहीं होगी। साथ ही साथ जो प्रोटेस्टर्स जो नजर आ रहे थे इतने अमेरिका की मीडिया पे, वो सब बाहर आ जाएंगे और सेलिब्रेट कर रहे होंगे जैसे मुल्कों में नजर आता है। वो कुछ भी नहीं हुआ जो एक्सपेक्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। तो जाहिर सी बात है अब वो थोड़ा बैक प्ले करने के लिए इसको कह रहा है कि जी नई हुकूमत आती है तो हमें पता है कि वो हम अच्छे लोग भी हैं उनके अंदर। रिजीम चेंज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, आपको नजर आ रही होगी ये चीज चेंज होती भी। और साथ ही साथ एक डर भी नजर आ रहा है कि अगर प्रोलॉन्ग हुआ, जो कि होगा, क्योंकि ईरान के लिए इतना नुकसान नहीं है अटैक करते रहना जितना अमेरिका के लिए है, क्योंकि उसके बेसिस यहाँ पे हैं, वल्नरेबिलिटीज ज्यादा हैं। तो अगर ये कंटिन्यू हुआ तो जाहिर सी बात है ये तो बड़ा नुकसान है, और अमेरिका इस वक्त फंसा हुआ है इस सिचुएशन के अंदर, और निकलना इतना आसान नहीं, क्योंकि आयतुल्लाह खामनाई को इन्होंने जो टारगेट किया है वो बहुत एक अनइमेजिनेबल, एक शॉकिंग स्टेप था, जो किसी ने नहीं सोचा था कि पॉसिबल इतनी बड़ी बेवकूफी अमेरिका जो है वो करेगा, और ये भुगतेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि भुगतने में और कौन कौन भुगतेगा? क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि मशरक़ वस्ता एक नई जंग की लपेट में आ चुका है, जिसका दायरा कार दिनों या हफ्तों तक नहीं बल्कि महीनों तक फैलाया जाएगा? बिल्कुल मुमकिन है। मेरी नज़र में तो ये नहीं रुकेगा अभी। भले वो लोग कह दें कि नहीं जी हमारे पास अटैक ना करें, हम लोग रुक चुके हैं, भले जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि ईरान इतनी आसानी से रुकेगा।
एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। लोगों को कोई इस वक्त रोटी की या पैसे की टेंशन नहीं है, उनको सिर्फ बदले की फिक्र है कि बदला जो है वो ईरान ले, पूरी तरीके से शिद्दत के साथ ले। और बड़ा गुस्सा लेके सब्र के साथ लोग बैठे हुए थे कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद, और सैंक्शंस के बावजूद और जंगों के बावजूद, प्रोपागेंडा के बावजूद बड़ा गुस्सा है लोगों के अंदर, जो सारा निकलने वाला है और वो निकलेगा। ये जंग रीजनल थी नहीं, हो नहीं सकती है, और मेरे ख्याल में ये और ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा, आपने कासिम सुलेमानी का हवाला दिया। अब कुद्स फोर्स को अगर देखा जाए तो अभी तक उनकी तरफ से या वो मज़ाहमती अनासर जो शाम, लबनान, इराक के अंदर मौजूद हैं, उनकी तरफ से रिटेलिएशन नहीं हुई, तो क्या ये समझें कि उनकी कुव्वत या इस्तेदाद के अंदर कोई कमी आ चुकी है, या फिर ये समझें कि देरपा जंग के लिए स्ट्रेटजी नई तरतीब दी जा रही? मेरे ख्याल में तो जो, जैसा कि ईरान ने कहा कि उनको जरूरत नहीं है, उन्होंने पिछली दफा भी जब जंग हुई थी उन्होंने मना कर दिया था, बोला नहीं किसी की जरूरत नहीं है, उनको जरूरत नहीं है कुछ भी लेकिन करने की। नहीं, कोई बहरहाल कोई करना एक चाहता है एक तो सवाल करे, पैदा लेकिन होता है कि ईरान जरूरत के नहीं, मतलब इट्स जरूरत नॉट ईरान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये सारी जितनी भी एलाइज हैं। ईरान को डिपेंडेंसी नहीं है उनके ऊपर। अभी भी जो हमले चल रहे हैं वो ईरान ही कर रहा है, और हो सकता है कि वक्त दरकार हो इसमें, और हो सकता है कि रिस्पांस पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि कमजोर भी हुई हुई हैं कुछ कुव्वतें, हिजबुल्लाह फॉर एग्जांपल कमजोर हुई हुई है रिलेटिवली। लेकिन जो ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल यमनी हूती हैं, और जो इराक के अंदर अल बदर, हश्द शाबी, जो पॉपुलर मिलिशिया फोर्सेस मोबिलाइजेशन यूनिट जो हैं ईरान के, वो हो सकता है कि तैयारी कर रहे हों और वो कुछ करें। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये कहा गया कि हमें ज़रूरत नहीं है, वो उन लोगों को कहा गया जिन वज़राए ख़ारजा ने राब्ता किया, ख़त्ते के दीगर ममालिक को ये पैगाम दिया गया, या अपने उन इत्तहादियों को पैगाम दिया गया? मेरी नज़र में, जो मैं अगर कम इल्मी की बुनियाद पे कहूँ या अपने कम तजर्बे की बुनियाद पे कहूँ, मेरी नज़र में वो उन लोगों को पैगाम दिया गया जो कुव्वतें बीच में आई और उन्होंने कहा कि सुलह सफाई करवा लेते हैं, मामले को यहाँ पर रोक लेते हैं। तो क्या ये पैगाम उनको था या फिर वो प्रॉक्सी ग्रुप्स को था? देखें, ये पैगाम मेरे ख्याल में प्रॉक्सी ग्रुप्स तो मैं नहीं कहूंगा, रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, उनका सपोर्ट जरूर ईरान ने किया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे और मोरल ग्राउंड्स पे। तो मेरे ख्याल में पैगाम तो जाहिर है उन्हीं मुल्कों के लिए, कि दूसरे मुल्कों के लिए, दुश्मन ममालिक के लिए है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। और एट द सेम टाइम प्रैक्टिकली भी नजर आ रहा है कि वो जो ग्रुप्स हैं उनको मना कर दिया है ईरान ने, क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है ईरान का इन ग्रुप्स के ऊपर। लेकिन ईरान ने शायद मना कर दिया इन ग्रुप्स को कि आप एक्शन नहीं लें, अभी हम देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी जरूरत पड़ सकती है इस मामले में। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि ये बात किस हद तक सच्ची हो सकती है? ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने पहले हमले के फ़ौरन बाद ये कहा, क्योंकि इब्तदाई तौर पे तो हमें ये पता था कि 3.5% या 3.6% इनरिच्ड यूरेनियम के ऊपर ईरान जो है वो आमादगी का इजहार कर चुका था। ओमानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि वो 0% के ऊपर भी आमादगी का इजहार कर चुका था, लेकिन उसके बाद हैरत ये है कि विद इन आवर्स जो है वो हमला कर दिया जाता है। क्या इसमें सदाकत हो सकती है कि 0% के हवाले से ईरान ने जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया हो? देखिए, स्टॉक पाइलिंग का बोला है ओमानी जो वजीर खारजा हैं, उन्होंने स्टॉक पाइलिंग का बोला है, हाँ। 0% स्टॉक पाइलिंग का। इनरिचमेंट का जो राइट है वो अलग है, स्टॉक पाइलिंग हाउएवर दूसरी चीज़ है, डाइल्यूशन अलग चीज़ है। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान 0% इनरिचमेंट में माना होगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट ऑफर जरूर की होगी, हो सकता है, ताकि ये दिखा दें कि भाई हमने पूरा चांस दिया है आपको डील करने के लिए विद इन रीजनेबल ग्राउंड्स, और देख लिया आपने कि उसका नतीजा क्या था। यानी 0% पे आमादगी का इजहार किया जा सकता है मुज़ाकरात की टेबल पे आने के लिए, लेकिन बकौल जिस तरह रशिया का ये कहना है कि पीठ में छुरा घोंपा गया है ईरान के, तो अब इस जंग का दायरा कार वसी होगा। एक क़यादत के नाम के चले जाने के बाद ईरान की मज़ाहमत जो है वो कम होती हुई दिखाई नहीं दी कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई मौजूद ना हो, डिफेंस मिनिस्टर मौजूद ना हो, पासदारान इनकलाब के सरबराह मोहम्मद पाकपुर मौजूद ना हो, मुशीर आला अली शमखानी मौजूद ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी कमांड चेन जो है वो इतनी मुस्तैद हो कि जवाबी तौर पे अहदाफ को लॉक करके हमले कर दिए जाएं, और उसके बाद इस जंग के हवाले से सबको यह पैगाम दे दिया जाए कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, हम जवाब देने की पूरी सलाहियत रखते हैं। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह दायरा किस हद तक वसी होता है। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में, किसी और मौजू और मेहमान के साथ। अल्लाह ने के बाद।